रानी रत्नावती। यहाँ के पुराने किले और मंदिरों की मोटी मोटी दीवारें जैसे कोई गहन राज छुपाए बैठी हो। सालों से अपनी कहानियों का राज किसी को बताए बिना सन्नाटा सा में गूंज रही हो। इन रहस्यों में से एक सबसे भयानक और डरावना रहस्य है भानगढ़ के प्राचीन किले का। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब चांद भी यहाँ अपनी रोशनी भेजने से डरता है, तब रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है और जो कोई भी इस किले के अंदर जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। चेतन भी अपने गहरे अनुसंधान और गहरी रिसर्च में भानगढ़ के किले के हर दीवार, हर कोना और हर छुपी हुई दास्तान का गहन अध्ययन कर रहा था। वो इस रहस्यमय जगह के सामने खुद का प्रमाण देने के लिए और सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत तैयारी कर रहा था। यार, ये जगह बस देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे रात के अंधेरे में हर कोना किसी छुपी हुई रूह की सांस से गूंज रहा हो। मेरे ख्याल से अपना रहस्यमय पात्र शुरू करने का पहला कदम हमें इसी जगह से लेना चाहिए। तुम सब तैयार हो? क्या तुम्हारा हौसला भानगढ़ के इस प्राचीन और भयानक रहस्य का सामना करने के लिए काफी है? अब तो ये जगह हमारे सामने ही है, इसे कवर करना ही पड़ेगा। तो शुरू यहीं से करते हैं, भानगढ़ के इस अंधेरे और रहस्यमय किले से, जहां हर कोना किसी छुपी हुई आत्मा की दास्तान सुनाता है। हाँ, और वैसे भी रानू की शादी के सिलसिले में राजस्थान जाना तो पक्का है, तो लगे हाथ क्यों ना इस सफर को और भी भयानक बनाया जाए और भानगढ़ के इस रहस्यमयी किले की तरफ भी कदम बढ़ा दिए जाएं। अगला दिन था और उन्हें राजस्थान के सफर पर निकलना था, अपने मित्र रानू की शादी में शामिल होने के लिए। होटल से निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे होटल के द्वार से बाहर कदम रखने वाले ही थे, होटल के प्रबंधक ने एक गहरी और चेतावनी भरी आवाज में उनसे पूछा। देखिए, मेरा ये पूछना उचित तो नहीं, पर रात के सन्नाटे में आप सब कहाँ जा रहे हैं? आप जानते हो ना, ये भानगढ़ है। रात के अंधेरे में यहाँ से बाहर कदम रखने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रात के सन्नाटे में यहाँ से बाहर गए पर वापस लौटकर कभी नहीं आए। अरे, ये सच में इतना खतरनाक है भी या बस लोगों का वहम है? यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम है आत्मविज्ञान जांचकर्ता और हमारा मकसद सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो भानगढ़ का प्राचीन किला लोगों के बीच डर और भय का केंद्र माना जाता है, क्या वो सच्ची में आत्मविहित है या बस एक भयानक कहानियों का खेल है? अरे रुक जाओ, अगर तुम्हें अपनी जांच ही करनी है तो कहीं और जाकर करो, लेकिन भानगढ़ के इस प्राचीन और अंधेरे किले के अंदर मत जाओ। यहाँ कदम रखने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। गांव का हर व्यक्ति इस बात का गवाह है। इस किले में रानी रत्नावती की आत्मा आज भी भटकती है और जो रात के समय यहाँ कदम रखते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। आप अपनी जान को इस जोखिम में क्यों डालना चाहते हो? वे गाड़ी में बैठे और धीरे धीरे उस रहस्यमय पुराने किले की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में हर पेड़ की हल्की सी सरसराहट और हवा में एक अजीब सी ठंडक उनके रगों में जैसे कंपन उठा देती। थोड़ी ही देर बाद वे रात के सन्नाटे में उस भयानक किले के द्वार के सामने खड़े हो गए। किला इतना बड़ा था कि चांद की रोशनी भी उसके कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रही थी। बिजली का तो कोई नामो निशान ही नहीं और पूरा किला एक गहरे सन्नाटे और ठंडी हवा से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किला खुद ही उन्हें देख रहा हो। हर दीवार और हर कोना उनकी आंखों से गुजरी हुई कहानियों को बयान कर रहा हो। एक ऐसा रहस्य जो कभी किसी के सामने नहीं आया। इतना कहकर तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। उनके पास कैमरा, लाइट, सब कुछ था। वो ध्यान से किले के अंदर गए। किले के अंदर बढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि किले के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। हालांकि बाहर का मौसम गर्म था, लेकिन अंदर का वातावरण बाहर से बिल्कुल ही अलग था। अरे यार, बाहर तो बहुत गर्मी थी, पर यहाँ अंदर अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? अरे भाई, ये राजा महाराजा का किला है। हो सकता है कि इनकी बनावट ही ऐसी की गई हो कि जिसमें बाहर की गर्मी अंदर किले में महसूस ही ना होती हो।
चेतन और केशव अपने कैमरे को सेट करने में व्यस्त हो गए। तभी रमित को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई साया तेजी से गुजरा हो। वो झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। निगाह जो सिर्फ उसे ही बुला रही हो। चेतन ने जल्दी से दीवार के हर कोने में अपने उपकरण लगा दिए। पहला सवाल पूछने पर उन्हें कोई जवाब तो नहीं मिला, ना ही उनके उपकरणों पर कोई संकेत आए, लेकिन तीनों को एक एहसास होना शुरू हो गया था। वो एहसास था पायल की आवाज का। पायल की आवाज तो मुझे भी आई है, लेकिन हमारे उपकरणों पर तो कोई भी संकेत नहीं आ रहे हैं। कहकर चेतन फिर से सवाल करता है और बोलता है, हम यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, बस ये समझना चाहते हैं कि क्या सच में यहाँ कोई आत्मा बसती भी है, या ये सब सिर्फ लोगों का वहम है। अगर सच में कोई आत्मा यहाँ है तो हमें अपने होने का कोई निशान दो, एक ऐसा सबूत जो हमारी आंखों के सामने हो। इस बार भी दोनों उपकरणों पर कोई भी संकेत नहीं मिला। फिर चेतन को ऐसा महसूस हुआ, अरे क्या कर रहे हो केशव भाई, जरा थोड़ा दूर होके खड़े रहोगे। दूर होकर खड़े हो? अरे भाई, मैं तुमसे 10 फीट दूर खड़ा हूँ, और अगर इससे ज्यादा दूर खड़ा होना है तो मुझे बाहर जाना होगा। केशव की बात सुन के चेतन शॉक हो जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे खड़े इंसान की सांसें और भी तेज हो गई हैं। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर वो जा चुका था, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहता था। उसने हल्के से पीछे मुड़कर देखा तो लाल जोड़े में सजी एक औरत उसे दिखाई दी, जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी और बहुत ही गुस्से में उसे घूर कर देख रही थी। अरे क्या कह रहा है, कैमरे में देखना। जैसे ही केशव ने चेतन को आवाज दी, वो औरत चेतन के सामने से कहीं गायब हो गई। चेतन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हिम्मत करके कैमरे की तरफ देखा, पर उसके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि अभी अभी जो उसने देखा वो कोई वहम नहीं था। अरे अरे चेतन, क्या हो गया तुझे? यहाँ इतनी ठंड है और तुझे पसीने आ रहे हैं। हाँ यार, अभी ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई औरत खड़ी थी, लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ, और मुझे बहुत गुस्से में देख रही थी। देखो गाइस, अगर ऐसी बात है तो शूटिंग रोक दो यार। माना कि ये हमारा काम है, लेकिन हमारी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे भी अब यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो शूटिंग कैंसिल करते हैं, लेकिन हमारा काम तो यही है ना। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। हवा में ऐसी ठंड घूम रही थी कि जैसे दीवार के दीवार बर्फ से तराशे गए हों। ठंड इतनी ज्यादा थी कि तीनों के शरीर कांप उठे और उसे बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा था। यार, यहाँ तो अजीब सी ठंड है। नॉर्मल ठंड होती तो बात अलग थी, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड, जी हाँ, बात नहीं है। मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो है, एक भारी अशुभ शक्ति। इस बार देखना, हमें जरूर कोई निशान मिलेगा। चेतन जल्दी से सभी उपकरण बाहर निकालता है और एक एक करके सभी दीवारों पर अपने उपकरण लगा देता है। चेतन वही प्रक्रिया दोबारा दोहराता है और वही सवाल पूछता है, लेकिन इस बार वो जैसे ही सवाल पूछता है, उसके उपकरणों में हलचल होने लगती है। सभी उपकरण अचानक से जलने बुझने लगते हैं। हमें जो चाहिए था मिल गया। अब कोई भी हमारी रिसर्च को गलत साबित नहीं कर पाएगा। एक बार ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाए, उसके बाद तो हमारी निकल पड़ेगी। उन लोगों ने शूट के लिए अंदर अपनी बैटरी वाली रोशनी जलाई हुई थी। सब ठीक चल रहा था कि अचानक ही उन रोशनियों ने थरथराना शुरू कर दिया। पहले हल्की, फिर इतनी तेज तेज जैसे उनमें जिंदगी आ रही हो। उस वक्त रमित को दरवाजे के पीछे से एक अजीब खुरदरी सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई वहां से खुद को घसीट रहा हो। अगला पल और भी डरावना था।
पूरे कमरे में इतना घोर अंधेरा छा गया कि आंखों के सामने खड़े इंसान का चेहरा भी देख ना सके। रमित ने घबराहट के मारे अपने फोन की टॉर्च जलाई और फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम बढ़ ही रहे थे कि अचानक उस दरवाजे के पास से किसी ठंडी और अनजान ताकत ने उसका पैर झपट लिया और एक झटके से उसे खींचकर अंधेरे में घसीट लिया। रमित की चीखें पूरे महल में गूंज रही थी। बचाओ बचाओ! ये तो रमित है, ये चीखने की आवाज, लेकिन वो है कहाँ? मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई है, अब हम उसकी मदद कैसे करें? एक मिनट, मेरे बैग में एक और बैटरी है जो मैंने इमरजेंसी के लिए रखी थी, मैं उसे निकालता हूँ। केशव ने घबराहट में तुरंत अपने बैग से टॉर्च निकाली। उसने झट से बटन दबाया और एक पतली सी रोशनी अंधेरे को चीर कर सामने पड़ी। जैसे ही रोशनी का दायरा आगे बढ़ा, केशव की सांसें अटक गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने, बिल्कुल निश्चल, जैसे बस उसे घूर कर देख रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, आंखों में कोई रोशनी नहीं, सिर्फ शून्य। पलक झपकाते ही वो औरत उस रोशनी में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन हवा में उसकी उपस्थिति का बोझ अब भी घूम रहा था। ऐसा लगा कि यहाँ पर एक औरत थी जिसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। ऐसे तो कुछ रमित को नजर आया था ना, और तुम्हें भी? देखो केशव, ये जगह सच्ची में भूतिया स्थान है और हमें इसका निशान भी मिल चुका है। साफ है जो तुमने देखा वही आत्मा थी, लेकिन सबसे पहले हमें रमित को ढूंढना होगा कि वो कहाँ है, पर उसे कुछ हो ना जाए। अरे भाइयों, बचाओ मुझे, चेतन, केशव, प्लीज प्लीज हेल्प मी। जैसे ही रमित की चीख खौफनाक गूंज उनके कानों तक पहुंची, उनके रोम रोम खड़े हुए। आवाज इतनी ठंडी और कपकपा देने वाली थी जैसे किसी ने अंधेरे में उनके दिलों को जकड़ लिया हो। दोनों बेहद घबराहट में उस आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैर जम गए। चारों तरफ सन्नाटा था और रमित का नामो निशान तक नहीं था, जैसे वो चीख हवा में कहीं घुल गई हो और रमित को बस अंधेरे ने निगल लिया हो। सुन, रमित नीचे कहीं नहीं है, कहीं कहीं ऊपर की तरफ तो नहीं चला गया? हाँ, हो सकता है। चलो चलो ऊपर देखते हैं, वरना देर हो जाएगी। चेतन और केशव सांसें रोककर छत की तरफ दौड़े और उनकी आंखें फट गई। रमित वहां था, छत के बिल्कुल किनारे पर। ठंडी चांदनी उसके जमे हुए जिस्म पर गिर रही थी। उसका चेहरा किले के बाहर की तरफ था, एकदम बेजान। दोनों धीरे धीरे पास पहुंचे। रमित! रमित धीरे से पलटा और पलटते ही दोनों की रूप जम गई। वो रमित नहीं था, उसका रूप बदल चुका था। लाल जोड़े वाली एक औरत, उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी। तभी वो गुस्से में बोलती है, तुम लोग क्यों आए हो इस महल में? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? आत्मा की वो भयानक आवाज एकाएक गूंज रही थी, जैसे दीवार से टकराकर वापस आ रही हो। चेतन की सांसें फूल गई। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम सिर्फ सच जानना चाहते थे, हमें छोड़ दो। केशव ने भी कांपी हुई आवाज में कहा, हमें माफ कर दो, अभी हम यहाँ से चले जाएंगे और दोबारा कभी इस किले में नहीं आएंगे। बस हमें यहाँ से जिंदा वापस लौटने दो। आत्मा ने ठंडी और डरावनी हंसी हंसी और कहा, जो एक बार इस श्राप के अंदर आ जाता है वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं जाता। आत्मा की ये बात सुन के दोनों दोस्त घबरा जाते हैं। तभी केशव अपने अंदर का साहस एकत्रित करके बोलता है, हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हम यहाँ पर आए नहीं, हम बुलाए गए हैं। हम सब की मृत्यु निश्चित है, पर हम सब ये जानना चाहेंगे कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। शायद यही कारण है कि हम सब यहाँ पर आए हैं। एक
गुमनाम ठंडी खामोशी हसीली है। चांद की रोशनी आत्मा के चेहरे पर पड़ती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरी आत्मा तभी शांत होगी जब इस खंडर में मेरे साथ हुआ धोखा सबके सामने आ जाएगा और सब सच जान जाएंगे। तो हम सच दुनिया के सामने रखने का वादा करते हैं, बस हमें और हमारे दोस्त को जाने दो। आत्मा ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा और फिर एक तेज हवा का झोंका। आंख झपकते ही वो गायब। दोनों बेहोश होते होते बच गए और बस गिर पड़े। सुबह के पहले ही किरण किले की दीवारों पर पड़ी और उसी वक्त गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए। उनके पैर एकदम रुक गए। किले के बाहर जमीन पर चेतन, केशव और रमित बेहोश। तीनों के चेहरे पहले से सफेद, जैसे खून सूख गया हो। गांव वालों ने उन्हें तुरंत उठाया और हॉस्पिटल पहुंच गए। कई घंटों के बाद जब तीनों को होश आया, सभी एक ही आवाज में कर रहे थे, सांसें तेज, आंखें फट फट कर खिड़की की तरफ देखती, जैसे अब भी कोई अंधे की तस्वीर सामने हो। इनका बीपी, दिल की धड़कन सब एबनॉर्मल है। लगता है ये किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गए थे, पर अब ये खतरे से बाहर हैं। चेतन थरथराते हुए बोला, वो सच था। रानी रत्नावती अपने आप वो हमारे सामने आ गई थी। केशव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा था जो धोखा उसके साथ हुआ है, जब तक वो दुनिया के सामने नहीं आएगा उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। रमित चुप था, सिर्फ एक ही बात उसके होंठों पर थी। चांद की रोशनी में दिखाई देता उसका चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने है। तीनों चुप हो गए। उनके दिल की धड़कन कम होती गई और कमरे में एक ठंडी सरसराहट फिर से गूंज उठी। उस दिन के बाद उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हमेशा के लिए छोड़ दिया। भानगढ़ तो क्या, अब वो किसी भी किले की ओर नजर नहीं उठाते। सफर उनकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर बन गया और उनके लिए खौफ का दूसरा नाम था रानी रत्नावती।